नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अपनी YouTube चैनल विद्या लाइव पर। तो एक बार फिर से एक नया टॉपिक, हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। तो अभी तक आपने इससे पहले पढ़ा था हिंदी भाषा का साहित्यिक विकास। साहित्यिक विकास में आपने देखा कि हिंदी भाषा कहाँ से इसका विकास हुआ। तो जैसा कि आपने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा कि हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम था वो किस तरीके से हिंदी कैसे हमारे हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तित हुई। तो जैसा कि आपने देखा इससे पहले वाले वीडियो में कि संस्कृत जगत जननी भाषा है, या यूँ कहिए कि संस्कृत मूल भाषा है संस्कृत, उसका जो विकास होता है दो रूपों में, वो एक वैदिक दूसरा लौकिक। और लौकिक का रूप धीरे धीरे क्या होता है, लौकिक में उसके शब्दों का रूप परिवर्तन होना शुरू होता है। तो लौकिक जो भाषा होती है उसके बाद पाली भाषा में बदल जाती है। और पाली भाषा आप जानते हैं किसी एक धर्म है, बौद्ध धर्म, जिसकी मुख्य भाषा थी, उसके बाद उसका परिवर्तन होता है, फिर वो बदल जाती है प्राकृत भाषा में, और प्राकृत भाषा के बाद फिर परिवर्तन होता है तो अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा के बाद किसमें उसका परिवर्तन होता है सौरसेनीय भ्रंश, और सौरसेनीय भ्रंश से हमारी क्या होती है, हिंदी। तो हिंदी भाषा आती है। तो आज जानते हैं हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास में। तो हिंदी भाषा का जो संवैधानिक विकास है इसके बारे में जानते हैं कि हिंदी को संविधान में कहाँ रखा गया है, किस अनुसूची में, किस अनुच्छेद में और किस भाग में है, इसका वर्णन किया गया है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा को संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में हिंदी 22 भाषाओं में इसको भी स्थान दिया गया है। तो स्थान दिया गया है कहने का मतलब है कि जो हिंदी है इसे संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में हिंदी को भी क्या दिया गया है, एक विशेष स्थान दिया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर, संवैधानिक विकास में हिंदी को संविधान के अनुच्छेद नंबर, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक, अनुच्छेद 351 तक रखा गया है, या अनुच्छेद 351 में रखा गया है। बात करें भाग की, अगर बात करें कि संविधान के किस भाग में हिंदी को राज्य भाषा का जो दर्जा दिया गया है, या संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो 343 से 351 में हिंदी को राजभाषा। हाँ, एक चीज़ और भी नोट करने वाली बात यह है कि हिंदी को कैसी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अभी इस पे चर्चा करते हैं कि राजभाषा क्या है। राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या दिया गया, हिंदी को दर्जा दिया गया है। अगली बात करते हैं हिंदी संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है। हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 में उल्लेखित किया गया है। तो ये है हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास की बात। हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास की बात तो अनुसूची नंबर 8 जिसमें 22 भाषा का उल्लेख,
और इसको स्थान दिया गया, इसमें स्थान दिया गया हिंदी को। और बात करते हैं हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया है, इसको दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, या यूँ कहिए कि राजभाषा के रूप में इसको चुना गया है। हिंदी के संविधान के भाग 17 में उल्लेखित किया गया है, हिंदी को संविधान के भाग 17 में, भाग कितने में, भाग 17 में इसको क्या कर दिया गया है, उल्लेखित किया गया है। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा की ये इतनी बात थी हिंदी भाषा के बारे में। अब अगले जो टॉपिक आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है बोली के रूप में। बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, तो आप अभी तक आपने पढ़ा भाषा, अब बात करते हैं बोली। बोली क्या है, बोली क्या है, तो बोली क्या है, यह भी, बोली क्या है, यह भी विचार, यह भी क्या है, विचार प्रकट करने का एक साधन है। जैसा आपने अभी इससे पहले पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा भी क्या है, विचार प्रकट करने का एक साधन होता है, ठीक वैसे ही बोली भी क्या है, विचार प्रकट करने का एक साधन है। लेकिन साथियों क्या है कि बोली भी विचार प्रकट करने का एक साधन है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वह एक सीमित क्षेत्र में होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह भी क्या है, यह भी मतलब बोली भी, यह भी विचार प्रकट करने का, विचार प्रकट करने का एक साधन है, विचार प्रकट करने का एक साधन है। यह भी विचार प्रकट करने का क्या है, एक साधन है, यह भी विचार प्रकट करने का एक साधन है। लेकिन इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो लोग अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे आजमगढ़, जैसे अगर आप सपोज दैट मतलब अवध क्षेत्र में है और जैसे इससे आप आगे बढ़ते हैं आजमगढ़ की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ उसकी बोली क्या होती है, बोली बदल जाती है, बोली क्या होती है, बदल जाती है। तो इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि ये बोली भी क्या है, विचार प्रकट करने का एक साधन है, लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। यहीं भाषा की बात कर लीजिए एक बार पुनः, भाषा क्या है, तो यह भी विचार प्रकट करने का, यह भी क्या है, विचार प्रकट करने का एक साधन है, विचार प्रकट करने का एक साधन है। यह भी क्या है, एक साधन है। कैसा, विचार प्रकट करने का एक साधन है। लेकिन जो है भाषा में क्या है, लेकिन भाषा का क्षेत्र क्या होता है, भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। लेकिन भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ पर जो भाषा है उसका क्षेत्र कुछ और है। बिहार चले जाते हैं तो भोजपुरी बोली जाने लगती है। तो क्या सब मिलाकर कहने का मतलब क्या है, भाषा अपना क्षेत्र, इस भाषा का क्षेत्र भी क्या हो जाता है, व्यापक होता है। बहुत ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा से क्षेत्रफल या बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाले या फिर विचार प्रकट करने का जो एक साधन होता है वो क्या होता है, भाषा का होता है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, मातृभाषा किससे कहते हैं। मातृभाषा, फिर जानते हैं राज्य भाषा, फिर जानते हैं राष्ट्रभाषा। तो इस चीज़ को नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसको अभी इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अन्यथा इसको मिटा देता हूँ। तो आइए जानते हैं किसके बारे में, मातृभाषा के बारे में। किसके बारे में, मातृभाषा के बारे में जानते हैं, मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा, अब आप सोचिए कि मातृभाषा क्या होता है। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो मातृभाषा क्या है, वह भाषा, मातृभाषा की परिभाषा क्या होगी कि वह भाषा
जिसे हम माता के मुख से सीखते हैं, लेकिन जिसका विकास क्या होता है, लेकिन जिसका विकास समाज से होता है या परिवार से होता है, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा की परिभाषा क्या होगी कि वह भाषा जिसको हम माता के मुख से सीखते हैं, लेकिन जिसका विकास समाज से या परिवार से होता है, उसी भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। मातृभाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जिसे हम माता के मुख से सीखते हैं और जिसका विकास कहाँ पर होता है, समाज में होता है। लेकिन जिसका विकास कहाँ होता है, समाज में होता है या फिर परिवार से होता है, ऐसी ही भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं राज्य भाषा। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि राज्य भाषा, हिंदी को किसके रूप में, राज्य भाषा के रूप में दर्जा मिला। तो राज्य भाषा क्या है, राज्य भाषा जो है वह भाषा या ऐसी भाषा जिसमें किसी देश या किसी राज्य का क्या चलता हो, शासन प्रशासन चलता हो, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगी, वह भाषा जिसमें राज्य का, अब राज्य का मतलब होता है देश से, यहाँ राज्य का मतलब किससे है, देश से। वह भाषा जिसमें राज्य या देश का शासन प्रशासन या कह सकते हैं शासन चलता हो, उस भाषा को राज्य भाषा कहा जाता है। राज्य भाषा कहा जाता है जिसमें क्या चलता हो, या वह भाषा जिसमें किसी राज्य या देश का, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, किसी राज्य या देश का क्या चलता हो, शासन प्रशासन चलता हो, ऐसी भाषा को हम राज्य भाषा कहते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है, राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसमें किसी देश के संपूर्ण नागरिक या कहिए अधिकांशतः नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या, किसको दर्जा दिया गया है, बोली जाने वाली भाषा को हम क्या दर्जा देते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है कि ऐसी भाषा ऐसी भाषा जो किसी देश या राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हो या अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। कि वह भाषा जिसको किसी देश या राष्ट्र के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो या बोली जाती हो,
प्रयोग में लाई जाती हो या बोली जाती हो, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। बोली क्या है? यह विचार प्रकट करने का एक क्या है? साधन है। बोली क्या है? यह विचार प्रकट करने का एक साधन है, लेकिन जिसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ये एक बहुत सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरी बात करते हैं भाषा की, तो भाषा भी क्या है? विचार प्रकट करने का एक क्षेत्र, विचार प्रकट करने का एक साधन है, लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र व्यापक होता है और उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी भाषा। ठीक, बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसको हम माता के मुख से, वह भाषा जिसको हम माता के मुख से सीखते हैं, और लेकिन जिसका विकास क्या होता है? लेकिन जिसका विकास समाज में या परिवार से होता है। अगली बात करते हैं राज्य भाषा की, तो वह भाषा जिसमें राज्य या देश का शासन प्रशासन चलता हो, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राज्य भाषा। जैसे हमारे हिंदी को हमारी क्या है? राज्य भाषा है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? वह भाषा जिसको किसी देश या राष्ट्र के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाती हो। ऐसी भाषा जो किसी देश या राष्ट्र के अधिकांश नागरिकों द्वारा क्या की जाती हो? बोली जाती हो। ऐसे भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये यहाँ पर बात खत्म होती है भाषा की। अगला जो टॉपिक है वो व्याकरण से शुरुआत होती है। एक नया सेशन होगा व्याकरण का, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण क्या है? तो इसको भी सीखते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप सबसे एक उम्मीद है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अधिकांश लोगों को इस चैनल से जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट भी करें। तो शुरुआत करते हैं हिंदी में व्याकरण की। एक बेहतरीन टॉपिक है व्याकरण, और व्याकरण से अधिकांशतः क्वेश्चन हिंदी के एग्ज़ाम में, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें हिंदी सिलेबस होगा, वहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हिंदी के व्याकरण की। व्याकरण, हिंदी भाषा का क्या? व्याकरण। बात करते हैं व्याकरण की, तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण में आप देखेंगे कि व्याकरण किस शब्द से मिला है? बी प्लस आ प्लस कर्ण से। बी प्लस आ प्लस कर्ण से। ये इसका क्या होता है? शब्द। अगर तोड़ा जाए इनको शब्दों को, शब्द विच्छेद है बी प्लस आ प्लस कर्ण, और ये इस टूटने के बाद बना है क्या, या यूँ कहिए कि जोड़ने के बाद क्या बनता है? व्याकरण। तो व्याकरण, लेकिन व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, भली भांति से समझना, भली प्रकार से समझना, भली प्रकार से समझना। तो भली प्रकार से किस चीज़ को समझना, इसी के बारे में बात करते हैं। व्याकरण क्या है? भली प्रकार से समझना ही क्या कहलाता है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। और व्याकरण में हम पढ़ेंगे आगे, व्याकरण में हम पढ़ेंगे कि अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, व्याकरण की परिभाषा की बात की जाए, व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? तो व्याकरण की जो परिभाषा होगी कि शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। तो शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
व्याकरण के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है, और फिर यहीं से स्टार्ट होता हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर वर्ण विचार में शुरुआत करेंगे, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कहाँ से आए, सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।